भारतीय जनता पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं और इसी के तहत पार्टी ने तमाम विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित कर दी हैं। उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि वो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी इस समय हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप सभी लोगों को कुछ निर्देश पार्टी की ओर से प्राप्त हुए हैं, कितना अनुकूल परिस्थिति मानते हैं 24 की दृष्टि से और क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है। ये केवल चुनावी पार्टी नहीं है, ये केवल वो पार्टी नहीं है जो एसी में बैठकर विज्ञप्ति जारी करते हैं और ग्राउंड पर कहीं जाते नहीं, जनता से संपर्क करते नहीं। हम जनता से संपर्क करते करते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हमारे सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सदैव जनता के बीच में रहकर उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसलिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो 2024 में भी हम 2019 से ज़्यादा वोट और सीटें प्राप्त करके तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। सर, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस 26 दलों का गठबंधन है, लेकिन अब मनमुटाव सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मैं 65 सीटें चाहिए यूपी में, कांग्रेस कह रही है 80 सीटें चाहिए। हर जगह जो है अब दरार पड़ती दिखाई दे रही है। क्या कुछ आपका स्टैंड है इस पर? हमारा स्टैंड तो बड़ा क्लियर है। हम अपने आधार पर चुनाव लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं। वो कितने प्रकार के गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, वो तो गठबंधन ही विपरीत विचारों का गठबंधन है। एक दूसरे के साथ बात करते हुए पीठ में छुरा भोंकने वालों का गठबंधन है। एक दूसरे के दिल्ली में कहते हैं हम एक हैं, बंगाल में कहते हैं हम लड़ रहे हैं। दिल्ली में कहते हैं हम एक हैं और दूसरे राज्यों में कहते हैं हम लड़ रहे हैं। अभी हमने देखा प्रदेशों में ही 5 प्रदेशों में कहाँ रहा गठबंधन। लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते। वो इकट्ठे आते हैं कि अलग अलग आते हैं। हम अपने काम के आधार पर, अपने नेता के आधार पर, अपने नीतियों के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको सार्थक करते हुए जो 10 सालों में काम हुआ है, उसके आधार पर हम फिर पहले से ज़्यादा सीटें लेकर तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, मैंने आपका एक वक्तव्य सुना राज्यसभा में, आपने इंडिया शब्द को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं होना चाहिए सर, और इसके पीछे आपका क्या मूल्यांकन है? देखिए, इंडिया शब्द हमको 200-300 साल पहले अंग्रेज़ों ने दिया है और हमको अपमानित करने के लिए दिया है। उनके ज़माने में आप देखते थे कि वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट में लिखा रहता है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो हमारी तुलना इससे होती थी। हमको अपमानित करने के लिए दिया गया और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से ये घोषणा की कि हमको इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो पंचप्रण अपनाने होंगे। उन पंचप्रणों में एक ये है कि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर आएँ, और ये करके भी दिखाया मोदी जी ने। हमारा बजट अंग्रेज़ों के काल से 28 फरवरी को शाम को 5 बजे आता था, उसको हमने बदला। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 1 फरवरी को दिन में 11 बजे लाते हैं। इसी प्रकार हमने मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत वन किया, और इंडिया गेट पर जो हमको अपमानित करने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी रहती थी, उसको हटा करके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये संदेश देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को वहाँ पर लगाया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने बदली हैं। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया है। यहाँ तक कि जो हमारी 26 जनवरी गणतंत्र की परेड होती थी, उसकी जो रिट्रीट बीटिंग होती थी,
उसकी जो धुन थी वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई धुन थी, उसको बदल करके हमने अपने राष्ट्रीयता के अनुकूल सेना ने धुन बनाई है, उसको लगाया है। तो देश बदल रहा है, अपने सांस्कृतिक गौरव को साथ में लिए हुए, एकजुटता को साथ में लिए हुए, गुलामी की मानसिकता से बाहर आते हुए। इसी को लेकर के मैंने ये राज्यसभा में स्पेशल मेंशन में उल्लेख किया था। उसके बाद उसकी बड़ी चर्चा भी हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये संविधान रूप से कब होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं देश की जनता को भी इस पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और G20 में हमने प्रैक्टिकल रूप से देखा है, व्यवहारिक रूप से, कि पहली बार देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत उनके निमंत्रण पत्र में उल्लेख हुआ। और G20 में जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री जी की नेम प्लेट लगी, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का उल्लेख हुआ है। और अभी लेटेस्ट NCERT ने कि तय किया है कि उनकी पुस्तकों में जो पाठ्यक्रम होगा उसमें सब जगह नाम केवल भारत होगा, इंडिया नहीं होगा। तो आज देश का जन जन इस पर सहमत है और उसको चाहता है, मानता है। डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, इंडिया गेट हो, तमाम ऐसे स्थान हैं जिनका नाम भी इंडिया रखा गया। NCERT में यहाँ निश्चित तौर पर ये बात सामने आई है सर। मेक इन इंडिया से मेक इन भारत, मेड इन भारत कितना इसको समय लग सकता है? अंतर कितना, मतलब उसका समयावधि क्या लगती है आपको? कितना जैसे जैसे 140 करोड़ लोग व्यवहार में लाने लगेंगे, सब चीज़ें अपने आप भारत थी, भारत हैं, भारत रहेंगी। इंडिया ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ शब्द समय के अनुसार अपने आप समाप्त हो जाएगा। सर, एक मिथ जो है उत्तराखंड में 2022 में टूटा, प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी। हमने भी अपने तमाम सर्वे में इस चीज़ को देखा है, चाहे हमने कबाड़ी वालों से की बात की, महिलाओं से बातचीत की, सब्जी वालों से बातचीत की, रेहड़ी पटरी वालों से बातचीत की। सभी ने यही कहा कि महंगाई और कुछ समस्याएं देश में तो ज़रूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वो मोदी जी को दोबारा देखना चाहते हैं। ये क्या फैक्टर मानते हैं? और विपक्ष तो इसे अंधभक्त कहता है, इन लोगों को अंधभक्तों की उस श्रेणी में गिनता है। नहीं, क्योंकि विपक्ष की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है जनता के बीच में। विपक्ष केवल शब्दों की राजनीति करता है, सेवा के काम नहीं करता, जनता के बीच में नहीं जाता। हमने जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के काम हमारी सरकारों ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। गरीबों के लिए, सेना के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में काम ना हुआ हो। उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार में पिछले 7 वर्षों में काम ना हुआ हो। हर वर्ग इससे प्रसन्न है, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, देश की GDP, देश की आर्थिक समृद्धि ये निरंतर आगे बढ़ रही है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि जो विश्व की सबसे बड़ी रेटिंग कंपनियां हैं, उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को 7% से भी ज़्यादा GDP को बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अच्छा सर, टिहरी लोकसभा सीट का सम्मेलन हुआ तो आप देहरादून में मौजूद थे। 5 लोकसभा सीटों पर सम्मेलन हो चुके हैं। कोविड काल को हम अगर याद करें तो 2 साल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सर्वाइव किया, मुफ्त खाद्यान्न और मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हम मेडिकल के क्षेत्र में, और सबसे पहले वैक्सीन जो है भारत में आई, प्रधानमंत्री ने लगाया, पहला दूसरा बूस्टर डोज भी सबको लग गए। आपको लगता है कि ये जो तमाम चीज़ें जो है मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं, ये फलीभूत होंगे 2024 में जनता के आशीर्वाद के रूप में? निश्चित रूप से जनता ने देखा है कि जहाँ छोटी छोटी जनसंख्या 2-2, 3-3 करोड़ की जनसंख्या के देश अपने सब नागरिकों को वैक्सीन नहीं लगा पाए, टीकाकरण नहीं कर पाए, वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबसे पहले स्वदेशी वैक्सीन बना करके 220 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया है, जिसकी यूनाइटेड नेशन ने भी बड़ी सराहना की है। और इतना ही नहीं, अन्य देशों को भी हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई है। तो इस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हर संकट की घड़ी में देश उससे निकला है और बड़े विजयी रूप में निकला है। कोरोना में भी आपने देखा लोगों की नौकरी छूट गई, रोज़गार बंद हो गया, तो हम घबराए नहीं, किसी प्रकार का कोई असंतोष कहीं हुआ नहीं, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम ये किया गया। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास डॉक्टर नहीं थे, हमारे पास मेडिकल स्टाफ उतना नहीं था, मेडिसिन्स नहीं थी, यहाँ तक कि सैनिटाइज़र और मास्क भी नहीं थे।
पीपीटी किट नहीं थी, लेकिन हमने सब चीज़ें अपनी बनाई और अपनी नहीं बनाई, दूसरे देशों को भी दी, मेडिसिन भी दी। उसका परिणाम है कि आज हम अपने यहाँ के नागरिकों को सर्वाधिक कोरोना से बचाने में सफल हुए और आगे भी हम जो अभी लोग इस प्रकार के हैं जिनको अभी अन्न की आवश्यकता है, तो 5 वर्ष तक के लिए उनको और मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये देश में एक चमत्कारी क्रांतिकारी परिवर्तन है। अंतिम प्रश्न सर मेरा, उत्तरकाशी सिलक्यारा जो टनल हादसा सर हुआ, जिस तरह से सफलतापूर्व जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मोदी है तो मुमकिन है और धाकड़ धामी ये फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। लगता है कि ये सकारात्मक संदेश पूरी देश दुनिया में गया है। निश्चित रूप से सिलक्यारा की जो घटना हुई है और उसमें जिस ढंग से डबल इंजन की सरकार ने हर चीज़ से समन्वय करके, हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर जानकारी प्राप्त करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, उन्होंने मनोबल बढ़ाया ये कह के कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, हो सकती है, तो वो लाई जाएगी और वो लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया से मशीन मंगाई गई, इसी प्रकार सेना ने सहयोग किया, उनका हेलीकॉप्टर हमको मिला और मशीनें वो भी लेकर के आए। तो सब प्रकार की तकनीकी का, साइंस का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, साहस का उपयोग करके और उसके साथ साथ परंपरागत जो ज्ञान है रेत माइनिंग का, उसको लेकर के ये सारा जो ऑपरेशन हुआ है, ये धैर्य की भी परीक्षा थी। मजदूरों ने भी धैर्य दिखाया, उनका भी मनोबल बढ़ाया गया और उन्होंने धैर्य दिखाया है। जिस प्रकार से 17 दिन तक जीवन मृत्यु से लड़ते हुए वो रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। सारी एजेंसियां, NDRF, SDRF, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, CBRI, रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट, सारी करीब 19 संस्थाएं इसमें लगी थी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है सब संस्थाओं के बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जो अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ग्राउंड जीरो पर रह करके सारा ये ऑपरेशन समन्वित किया है। और उसका परिणाम ये है कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनाए कि 17 दिन के बाद 41 के 41 लोग स्वस्थ और जीवित निकल कर आए हैं। मेरा ये मानना है कि इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, विशेष रूप से टनल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये एक शिक्षा में पाठ के रूप में पढ़ाए जाने योग्य घटना है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की आपदाएं ना आए, उनके लिए क्या किया जा सकता है और आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, इसका भी एक मार्गदर्शन हो सकता है। ये बहुत बड़ी शिक्षाप्रद घटना है। थैंक यू सर। नमस्कार। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी से। बंसल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो विकास की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं, ये आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का आधार बनेंगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।